वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। हम लोग रोज़ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने के साथ गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकर रहना आवश्यक है। अपने यहाँ 4 प्रकार की थ्योरी होती है, जिसमें से एक है ट्रैफिक नियमों की। दूसरा थ्योरी पीरियड है मेंटेनेंस का, गाड़ी का ऑयल पानी कैसे चेक किया जाता है, कौन से पुर्जे का क्या काम है, क्या नाम है, इत्यादि जानकारी आपको दी जाती है। तीसरा थ्योरी पीरियड जो है वो है वीडियो फिल्म बताई जाती है सेफ्टी ड्राइविंग की। और चौथा थ्योरी पीरियड रहता है स्टेपनी और बैटरी बदलने का। आप चाहे चालक करके सीख रहे हो, चाहे मालक करके सीख रहे हो, चक्का अगर पंक्चर होना है तो ये पूछ के नहीं होता कि स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है। आपके भी चलाने में चक्का पंक्चर हो सकता है, और चक्का बदलते समय गलत जगह पे अगर जैक लगा दिया तो जैक स्लिप होने के कारण दुर्घटना हो सकती है। तो अपने यहाँ हर एक से स्टेपनी और बैटरी बदलने की प्रैक्टिस ली जाती है। उसी प्रकार 15-20 दिन अगर आपने किसी भी कारण से गाड़ी नहीं चलाई तो गाड़ी की जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी चालू नहीं हो पाती। ऐसे स्थिति में बैटरी खोल के हमें चार्जर पे लेके जाना पड़ता है, चार्ज करवाना पड़ता है। चार्ज करवाने के बाद वापस जब आप बैटरी गाड़ी में लगाते हो उस समय पॉजिटिव की जगह निगेटिव और निगेटिव के जगह पॉजिटिव ऐसे उल्टे वायर्स आपने लगा दिए तो इंजन चालू करते बराबर अल्टरनेटर के अंदर का कटआउट जो है वो जल जाता है। मतलब नुकसान भी होगा और परेशानी भी होगी। तो स्टेपनी और बैटरी अपने यहाँ हर एक से अपन बदलवा लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस उसको देते हैं। और ये चारों थ्योरी हर इतवार को सुबह 7:30 और 10 बजे थ्योरी होती है। करीबन 1.5 घंटे का थ्योरी का पीरियड है। आज अपना दिन है मेंटेनेंस के बारे में। हम सभी लोग साइकिल चलाते हैं। साइकिल पे सवार होने से पहले यह देखते हैं कि साइकिल रास्ते पे चलने लायक कंडीशन में है या नहीं, हवा है कि नहीं, चेन बराबर है कि नहीं, देखने के बाद में साइकिल पे सवार होते हैं। उसी प्रकार स्टीयरिंग सीट पे बैठने से पहले हमें यह देखना ज़रूरी है कि गाड़ी रास्ते पे चलने लायक कंडीशन में है या नहीं, जिसमें सबसे पहले आता है चारों चक्कों में हवा। चारों चक्कों में देख लीजिए हवा बराबर है कि नहीं। अगर हवा कम है तो हवा भर लीजिए। रोज़ तो प्रेशर गेज से हवा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मगर 15 दिन में आपको प्रेशर गेज से हवा चेक करना है। आमतौर पे छोटी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, इन पैसेंजर गाड़ियों में 25 से 30 पाउंड तक हवा भरी जाती है। बड़े गाड़ियों में कंपनी के कहे अनुसार आपने देखा होगा पंप पे एक चार्ट लगा हुआ रहता है, कौन से गाड़ी में कितनी हवा भरना है। तो कंपनी के कहे अनुसार, या जब हम गाड़ी नई खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ में मैनुअल आता है, उस मैनुअल में जो भी हवा दिया है उतना ही प्रेशर आपको गाड़ी में रखना ज़रूरी है। गाड़ी की लोड कैपेसिटी और टायर की कैपेसिटी यह ध्यान में रखते हुए हवा का दबाव रखा जाता है। जैसे कि ट्रक्स या बसेस में 150 पाउंड तक हवा भरती है, बाकी छोटे गाड़ियों में 25 से 30 पाउंड तक। तो रोज़ सुबह गाड़ी चालू करने से पहले चारों चक्कों में हवा बराबर है कि नहीं देख लीजिए। अगर चक्का है तो चक्का पंक्चर है तो चक्का बदल लीजिए। उसके बाद में आता है रेडिएटर में पानी। आपकी गाड़ी चाहे डीजल पे चलने वाली है या पेट्रोल पे चलने वाली है, डीजल या पेट्रोल जब जलता है तो उसकी गर्मावट पैदा होती है, और वो गर्मावट सोखने का काम पानी के जरिए लिया जाता है। जिस टंकी में पानी रहता है उसे कहा जाता है रेडिएटर। रोज़ सुबह गाड़ी चालू करने से पहले रेडिएटर में गले तक पानी भरा हुआ है, यह देखना ज़रूरी है। पानी भरने के 3 तरीके हैं। 8-10 घंटे से अगर गाड़ी खड़ी है तो बिना इंजन चालू किए हम इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा। अगर इंजन गर्म है, जैसा कि हम कभी सफ़र के लिए निकलते हैं,
100-200 किलोमीटर चलने के बाद चाय पानी पीने के लिए चालक रुकता है। वो पहले ढक्कन नहीं खोलता, पहले पानी नहीं डालता, पहले चाय पीता है। उसके भी पीछे टेक्निक है। तुरंत अगर ये ढक्कन खोल दिया जाए तो इसके अंदर भाप रहती है, और नज़दीक रहने से भाप अगर बाहर आई प्रेशर से तो हाथ जल सकता है, मुंह जल सकता है। इसलिए पहले चाय पीता है। ये 5-10 मिनट में इसके अंदर की जो भाप है वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद में इंजन चालू करके ठंडा पानी डालता है, क्योंकि 5-10 मिनट में पूरी तरह से इंजन ठंडा नहीं होगा, किसी हद तक ठंडा हो जाएगा। बाद में इंजन चालू करके ठंडा पानी डालता है और बाद में अगला सफ़र चालू करता है। तीसरा तरीका, कई बार ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाने के कारण, गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा लोड होने के कारण, या गाड़ी में कुछ खराबी होने के कारण सामने से भाप निकलने लगती है इंजन से, जिसे कहा जाता है इंजन का बॉयल होना। पानी के उबलने को हम क्या कहते हैं? बॉयल। तो उसे कहा जाता है इंजन का बॉयल होना। इंजन अगर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जहाँ पर भी आपके ध्यान में आता है कि इंजन ओवरहीट हो गया है, वहीं पर गाड़ी रोक लीजिए। आधा पौन घंटा वहाँ पे शांति से आराम करना है, और बाद में इंजन चालू करके ठंडा पानी डालना है और अब अगला सफ़र चालू कर सकते हो। हड़बड़ाहट में इस पर पहला पानी नहीं डालना है रुकते बराबर, क्योंकि इंजन अगर गर्म है तो इसके अंदर का पूरा पानी भाप बन चुका है, ये खाली है। अगर आपने ठंडा पानी यहाँ से डाला तो वो इंजन में आएगा और ये मेटल क्रैक हो जाएगा, मतलब इंजन क्रैक हो जाएगा और भारी नुकसान आपको सहन करना पड़ सकेगा। इसलिए गाड़ी अगर ओवरहीट हो जाए तो जहाँ पर भी आपके ध्यान में आता है, शांति से आधा पौन घंटा आराम करना है, जिसके बाद में आप इंजन चालू करके ठंडा पानी डाल के अगला सफ़र चालू कर सकते हो। तो पानी डालने के 3 तरीके हो गए। ठंडे इंजन में बिना इंजन चालू किए, गर्म इंजन में इंजन चालू करके, और ओवरहीट हो जाए तो आधा पौन घंटा शांति से आराम करना है, जिसके बाद में आप इंजन चालू करके पानी डाल के अगला सफ़र चालू कर सकते हो। गए 20-25 सालों में पानी की जगह कूलेंट आता है। कूलेंट और पानी ये दोनों एक ही चीज़ है। पानी में ही मिलाने का एक केमिकल है जो एंटी रस्ट है, और इंजन ठंडा रखने में कूलेंट ज़्यादा कामयाब है। आपके गाड़ी में अगर कूलेंट है तो रेडिएटर के बाजू में एक कूलेंट का रिजर्वायर रहेगा, प्लास्टिक का कैन रहता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की लेवल दी रहती है। उस लेवल तक आपने कूलेंट मेंटेन करना है। कूलेंट अगर कम हो जाता है, वैसा बहुत कम, इसका मतलब इवापोरेट होने का प्रपोर्शन बहुत कम है, मगर फिर भी अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट है तो हमेशा आपके पास एक कूलेंट की बोतल स्पेयर लेके रख लीजिए। कूलेंट की जो बोतल है, 2 प्रकार के कूलेंट आते हैं मार्केट में। एक आता है रेडी मिक्स और दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेट। कूलेंट की बोतल खरीदने के बाद, जैसा हम दवाई की बोतल खरीदने के बाद उसके ऊपर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, वैसा उसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। अगर रेडी मिक्स कूलेंट है तो उसमें घोल बनाया हुआ है, वैसा के वैसा इसमें डाल सकते हो। मगर यही बात अगर कॉन्सेंट्रेट कूलेंट है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितने हिस्से कूलेंट में कितना पानी मिलाना है, और आपको वैसा घोल बना के रखना होगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कूलेंट वैसा के वैसा इसमें डाल दिया तो वो गाढ़ा होने के कारण इसकी जो कैपिलरीज है, इसकी जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन चोक हो जाएगी और इंजन कूलिंग में बाधा आ जाएगी। इसलिए कूलेंट की बोतल खरीदने के बाद उसके ऊपर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है इंजन में ऑयल। 2 प्रकार के इंजन आते हैं, एक आता है टर्बो और दूसरा आता है सादा। सादे इंजन में जनरली 20W40 नंबर का ऑयल डाला जाता है, और टर्बो इंजन में 20W40, 15W40 या 15W50 नंबर का ऑयल डाला जाता है। जो भी है, गाड़ी के मैनुअल में जो दिया हुआ है वही ऑयल आप हमेशा इस्तेमाल करोगे। हर गाड़ी में ऑयल गेज रहता है। हम जो ऊपर से ऑयल डालते हैं, नीचे काले रंग की टाकी रहती है, जिस टाकी में ये ऑयल जमा हो जाता है, और उस टाकी में ऑयल की मात्रा कितनी है इसकी जानकारी हमें इस ऑयल स्टिक के ज़रिए, ऑयल गेज के ज़रिए मिलती है। यह है ऑयल गेज। इसको निकाल के पहले साफ़ कर लीजिए। ये साफ़ करने के बाद यहाँ पे देखिए, नीचे में जो होल है वो है मिनिमम का,
और ऊपर में जो मार्किंग है ये है मैक्सिमम का, मैक्सिमम और मिनिमम का मार्किंग है। इसको साफ करने के बाद इसको फिर से इंजन में अपनी जगह पे लगाइए और फिर वापस निकालिए, तो इससे हमें ऑयल की मात्रा कितनी है इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। ऑयल जो इंजन में रहता है वो घिसने वाले पुर्जों को लुब्रिकेशन पहुंचाने के लिए रहता है। हम ऐसा समझते हैं कि 5000 किलोमीटर के बाद इसकी चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, इसलिए 5000 किलोमीटर के बाद और 7000 किलोमीटर से पहले ऑयल बदलना ज़रूरी है। जब हम ऑयल बदलते हैं तो ऑयल के साथ साथ ये ऑयल फिल्टर भी बदलना है। अभी देखिए ऑयल की मात्रा इसमें बराबर है, ऊपर के मार्किंग तक ऑयल आया हुआ है, सबको दिख रहा है वहाँ से ऑयल की मात्रा अभी बराबर है। तो ये ऑयल, ये जो मार्किंग है ऊपर का मैक्सिमम का, इस मार्किंग तक के ऑयल होना ज़रूरी है। अगर ऑयल कम है तो लीटर 2 लीटर ऑयल डाल के इसकी लेवल जो है ये बराबर करते रहना है। ये ऑयल जो है ये किसी हद तक कंज्यूम होता है। जैसा नया गाड़ी है, नया इंजन है, तो 5000 किलोमीटर में हार्डली 1.5 लीटर ऑयल कंज्यूम होगा। जैसा जैसा इंजन पुराना होता है वैसा वैसा इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। नौबत ये आती है कि 1000 किलोमीटर में 1 लीटर तक के ऑयल कंज्यूम होता है। तो ऑयल का कंजम्पशन बढ़ गया है, इसका मतलब हमने समझना चाहिए कि गाड़ी के इंजन की हालत खस्ता हो रही है। मैंने 5000 किलोमीटर का आपको बताया, मगर आजकल नए नए जो ऑयल लगे हैं आने लगे हैं तो वो 20-20 हज़ार किलोमीटर तक चलते हैं। बाकी कंपनी ने जैसा बताया है उसी तरह से ऑयल आपको चेंज करना है। एक तो एक रफ ये जनरल थियरी है, कंपनी ने जो मैनुअल में ऑयल दिया है वही ऑयल हमें मेंटेन करना है और उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें चलना है। जनरली 5000 किलोमीटर के बाद और 7000 किलोमीटर से पहले हमें ऑयल बदलना होता है। उसके बाद में आता है मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल। 3 प्रकार के ब्रेक्स आते हैं, एक आते हैं मैकेनिकल ब्रेक, दूसरे आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक और तीसरे आते हैं एयर ब्रेक्स। सभी 4 व्हीलर गाड़ियों के जो ब्रेक्स है वो हाइड्रोलिक ब्रेक आते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक ये ऑयल के भरोसे पे काम करते हैं। इसके नीचे एक मास्टर सिलेंडर रहता है, ये मास्टर सिलेंडर में गले तक ऑयल भरा हुआ रहना ज़रूरी है। ये ऑयल कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, फिर भी इसको रोज़ चेक करना है। पुराने ज़माने में ये नीचे आता था, ड्राइवर लोग आनाकानी करते थे, रोज़ क्या चेक करना है, बराबर तो रहता है। लीकेज हो जाता था, ब्रेक फेल हो जाते थे। अभी नए गाड़ी में इतना आसान कर दिया है कि बॉयनेट खोलते बराबर एक प्लास्टिक का कैन आपको नज़र आता है, आप सिर्फ नज़र भर डाल के देख सकते हो कि ऑयल की लेवल बराबर है या नहीं। इसके अलावा डैशबोर्ड पे एक लाइट जलता है, अगर ऑयल की लेवल कम हो जाए तो एक राउंड वाला लाइट रहता है जिसमें इसकी जानकारी हमें मिलती है कि ऑयल कम हो गया है। और शायद यही नतीजा है कि गए 20-25 सालों में ढेर सारे कारणों से दुर्घटनाएं हुई होगी, मगर ऑयल ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना हुई ऐसा हमें बहुत कम देखने के लिए मिला है, बहुत कम पढ़ने के लिए मिला है। तो ये हो गई रोज़ चेक करने वाली चीज़। चारों चक्कों में हवा, रेडिएटर में पानी या कूलेंट, इंजन में इंजन ऑयल और मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल। अब आता है गियर बॉक्स और डिफरेंशियल। गियर बॉक्स और डिफरेंशियल, इसमें 90 नंबर का गियर ऑयल डाला जाता है। यह आजकल एक नया ग्रेड आया हुआ है, TQ ग्रेड। ये ऑयल कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कंज्यूम नहीं होता, इसलिए इसको रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी देते हो उस समय रैंप पे चढ़ा के इसका ऑयल चेक किया जाता है। हाँ, अगर गाड़ी के नीचे आपको ऑयल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लीक हो सकता है, तो ऐसे समय चेक करना चाहिए। बाकी इसको रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 90 नंबर का या TQ ऑयल जो भी ग्रेड आपके मैनुअल में दिया हुआ है वही ऑयल आपने चेक इसमें रखना है। 10,000 किलोमीटर के बाद और 15,000 किलोमीटर से पहले यह ऑयल बदलना पड़ता है। मतलब 2 बार इंजन ऑयल बदली होगा तो 1 बार गियर बॉक्स और डिफरेंशियल का ऑयल बदली होगा।
ये हो गई ऑयल और पानी के बारे में जानकारी। अभी हम देखते हैं कि गाड़ी का इंजन किस प्रकार चलता है और किस प्रकार चक्कों को मोशन मिलती है। वैसा तो 2 साल का कोर्स है, 1 घंटे में आपको समझाना पॉसिबल तो नहीं है, मगर एक समझाने की कोशिश की जा सकती है। 4 हिस्सों में गाड़ी बंटती है। पहला हिस्सा है इंजन, दूसरा हिस्सा है क्लच, गियर बॉक्स, तीसरा हिस्सा है गियर बॉक्स और चौथा हिस्सा है डिफरेंशियल, एक्सल और चक्के। डिफरेंशियल ये जो है ये एक्सल है और उसके बाद ये चक्के। पहला हिस्सा है इंजन। इंजन का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है क्रैंकशाफ्ट। ये जो नीचे से आपको दिख रहा है, अपने अपने जगह पे झुक के आप देख सकते हो, ये जो काले रंग की टाकी, ये काले रंग का जो है इसे कहा जाता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट में लगा हुआ है कनेक्टिंग और कनेक्टिंग में लगा है पिस्टन। जैसा हम ये क्रैंक गोल घुमाते हैं वैसा ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे काम करता है। पिस्टन जब नीचे से ऊपर आता है तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस करता है। ये सब आपको बताने के लिए खुला रखा है, ये पूरा पैक रहता है। तो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर कंप्रेस करता है। ये कंप्रेस करने के बाद प्लग के जरिए करंट की चिंगारी दी जाती है। अब पेट्रोल को चिंगारी मिलेगी तो क्या होगा, पेट्रोल भड़क उठेगा, भड़कने के कारण ताकत पैदा होगी, वो नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर आएगा, वो नीचे जाएगा, तीसरा ऊपर आएगा। इस प्रकार क्रैंक का घूमना चालू हो जाएगा। हम लोग रोज गाड़ी चलाते हैं, हम कैसा पहचानते हैं कि इंजन चालू है या इंजन बंद है? क्रैंक का घूमना चालू है मतलब इंजन चालू है, क्रैंक का घूमना बंद है मतलब इंजन बंद है। गुरगुर आवाज आता हो तो हम पहचानते हैं कि इंजन चालू है। जैसा कि इसमें देखिए, यहाँ पे ये खिला दिया हुआ है, इसको जब मैं गोल घुमाता हूँ तो ये खिला एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। इसी प्रकार पिस्टन ऊपर नीचे काम करते रहता है। इंजन कभी भी खुद ब खुद चालू नहीं होता। इंजन चालू करने के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि स्कूटर मोटरसाइकिल में हम किक लगाते हैं, कार में चाबी लगाते हैं। अगर बैटरी डाउन हो जाए तो हमने देखा है कि हम धक्का मार के गाड़ी चालू करते हैं। फिर से बाहरी ताकत का इस्तेमाल हो गया। एक बार इंजन चालू हो गया कि धक्का लगाना छोड़ देते हैं, एक बार इंजन चालू हो गया कि चाबी छोड़ देते हैं, एक बार इंजन चालू हो गया कि किक लगाना छोड़ देते हैं। मतलब इंजन कभी खुद ब खुद चालू नहीं होता। इंजन चालू करने के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक बार इंजन चालू कर दिया हो गया कि हम बाहरी ताकत का इस्तेमाल जो है वो बंद कर देते हैं। इंजन 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है डीजल और दूसरा आता है पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर है? पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल कंप्रेस किया जाता है, प्लग के जरिए चिंगारी दी जाती है जिससे पेट्रोल भड़कता है और इंजन चालू होता है। प्लग इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे देखो ये चीनी लगी है, पोर्सिलिन लगा हुआ है और इसके ऊपर वायर रहती है। बगैर चाबी जो है, हम चाबी चालू करते हैं, बिल्कुल स्कूटी से लेके तो कार तक चाबी चालू करते हैं या चाबी बंद करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि प्लग को जाने वाला करंट चालू या प्लग को जाने वाला करंट बंद करते हैं। बगैर चाबी के आप पेट्रोल गाड़ी को 10 किलोमीटर भी धक्का लगाओगे तो इंजन चालू होगा नहीं, क्योंकि जब तक के प्लग को करंट मिलेगा नहीं तब तक इंजन चालू होगा नहीं। तो चाबी ये कोई ताला हो गया क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो प्लग को जाने वाला करंट
चालू या बंद करता है। डीजल गाड़ी में ऐसा नहीं होता। डीजल गाड़ी में सिर्फ हवा कंप्रेस होती है और हवा कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर से नोज़ल से फवारा दिया जाता है और जिसमें डीजल भड़क उठता है। मतलब डीजल को भड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोज़ल जो है पूरा लोहे का ही लोहे का रहता है और इसमें पाइप लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। बगैर चाबी के आप डीजल गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, किसी को धक्का लगाने के लिए बोल दो, दूसरा या तीसरा गियर लगा दो, क्लच छोड़ दो, इंजन चालू हो जाएगा। मतलब डीजल इंजन चालू करने के लिए करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी डीजल गाड़ी पे बैठ जाओ, स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, किसी को धक्का लगाने के लिए बोल दो, दूसरा या तीसरा गियर लगाओ, क्लच छोड़ दो तो इंजन चालू हो जाएगा। ये ड्राइविंग के हिसाब से डीजल और पेट्रोल इंजन का बेसिक फ़र्क है। हम लोग रोज़ ट्रेनिंग के दरमियान आपको बताते हैं कि आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद स्टीयरिंग से उतरने से पहले हैंड ब्रेक लगाइए और बंद इंजन में पहला गियर एंगेज करके रखिए। अब हैंड ब्रेक किस लिए लगाते हैं? गाड़ी आगे पीछे रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए। पहले गियर में गाड़ी क्यों डाल के रखते हैं? वही कारण से, इंजन के जरिए चक्के लॉक करने के लिए। मतलब दोनों का काम एक ही है। बात ऐसी है कि यह हमारी मानसिकता है। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले जानते हैं कि हम हज़ारों रुपए गाड़ी पे खर्चा करते हैं, मगर सामने का 15 रुपए का ब्रेक वायर हम कभी डालते नहीं, वो जाम होके ख़राब हो जाता है। जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका हैंड ब्रेक चालू रहता है, बाद में उस पर कोई ध्यान नहीं देता और हैंड ब्रेक जाम होके ख़राब हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद आपको कौन सी गाड़ी मिलने वाली है ये ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। अगर आपको बगैर हैंड ब्रेक वाली गाड़ी चलाने का मौका आया तो आप चला नहीं पाओगे, हमने सिर्फ हैंड ब्रेक की आदत आपको डाल दी तो। इसलिए दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाती है। समझो आप गाड़ी चला रहे हो, ढलान पे गाड़ी खड़ी हो गई, आपने पहला गियर लगाया, स्टीयरिंग से उतर गए, बच्चों ने खेल खेल में इसको धक्का लगा दिया या ओवरटेक करते करते कोई गाड़ी का पुट्ठा लग गया। डीजल गाड़ी है, पहले गियर में गाड़ी है, जैसे चक्के घूमेंगे ऑटोमेटिक इंजन चालू हो जाएगा और बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलने लगेगी। ऐसी कई दुर्घटनाएं हो गई। जब रिसर्च डिपार्टमेंट के ख्याल में आया किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, तो अभी जो नई गाड़ी आई है, सुमो है, तवेरा है, सफारी है, इंडिका है, इंडिगो है, स्विफ्ट है, ये जो डीजल गाड़ियाँ है, इनके पाइपलाइन के बीच में एक सोलोनाइड स्विच आता है जो बगैर चाबी के चालू नहीं होता। मतलब ये गाड़ी डीजल होते हुए बगैर चाबी के चालू नहीं होती। मगर अपने यहाँ, अपने देश में कई गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें इस प्रकार का सोलोनाइड स्विच नहीं है। जैसे कि ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, डीजल बुलेट, जीप, 407, 1210 ट्रक या बस। खैर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डीजल गाड़ी चला रहे हो तो अपने आदत में एक चीज़ रखिए, जिधर गाड़ी लुढ़कती है उससे उल्टा गियर लगा के रखना है। मतलब गाड़ी अगर सामने लुढ़क रही है तो गियर कौन सा लगा के रखना है? बंद गाड़ी में रिवर्स। और गाड़ी अगर पीछे लुढ़क रही है तो कौन सा गियर लगाओगे? फर्स्ट। जिधर गाड़ी लुढ़कती है उससे उल्टा गियर लगा के आप गाड़ी खड़ी कीजिए, तो ये जो तकलीफ से है इससे आप छुटकारा पा सकते हो। आपके सामने अगर कोई भी इंजन आ जाए तो आपने तुरंत पहचानना चाहिए डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है। अगर प्लग दिखाई दे रहा है जिसमें पोर्स्टिन लगा हुआ है और वायर लगी है तो हम क्या कहेंगे? पेट्रोल इंजन। और अगर नोजल दिखाई दे रहा है जिसमें पाइप लगे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? डीजल इंजन। अगर प्लग लगा है तो पेट्रोल इंजन और नोजल लगा है तो डीजल इंजन। इससे और एक चीज़ हमें ख्याल में आ सकती है कि कितने पिस्टन का, मतलब कितने सिलेंडर का इंजन है। अगर आपको एक ही प्लग नज़र आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? एक सिलेंडर का पेट्रोल इंजन।
अगर 4 प्लग नज़र आ रहे तो 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन। एक ही नोजल नज़र आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, 1 सिलेंडर का डीजल इंजन। अगर 4 नोजल नज़र आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन। मतलब प्लग और नोजल पर से डीजल या पेट्रोल, और इसी संख्या पर से हम पहचान सकते हैं कि कितने सिलेंडर का इंजन है। इस लाइन में कई बार आपने सुना होगा, बैक कंप्रेशन हो गया, इंजन उतर गया, खिंचाई कम हो गई। ऐसी भाषा आपने साटोवल लाइन में कई बार सुनी होगी। अब बैक कंप्रेशन हो गया, इंजन उतर गया, मतलब क्या, पिस्टन जब इस सिलेंडर में चलता है तो चल चल के पिस्टन जो है ये घिस जाता है, और ये अगर घिस गया तो इसके बाजू से हवा और पेट्रोल लीक हो जाता है। अगर ये हवा और पेट्रोल लीक हो गया तो पूरा कंप्रेशन नहीं होगा, पूरा कंप्रेशन नहीं हुआ तो पूरा धमाका नहीं होगा, और पूरा धमाका नहीं हुआ तो हमें पूरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में हम नए पिस्टन डालते हैं, नए रिंगे डालते हैं, नए लाइनर्स डालते हैं, और इंजन फिर से पहले जैसा बनवा लेते हैं, जिसे कहा जाता है इंजन रीपावर करना। क्या कहते हैं उसे, इंजन रीपावर करना। तो ये हो गई इंजन के बारे में जानकारी। अभी हम देखते हैं इंजन का सामने वाला हिस्सा। इस सामने वाले हिस्से में यहाँ पे क्रैंक पे पुल्ली डाल के अल्टरनेटर, पंखा और वाटर पंप, ये चीज़ें चलाई जाती हैं। हम लोग रोज गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा कि चाबी चालू करने के बाद डैशबोर्ड पे बहुत सारे लाइट लगते हैं। उसमें से जो बैटरी वाला लाइट है वो संबंध रखता है बैटरी और अल्टरनेटर से, वो संबंध रखता है बैटरी और अल्टरनेटर से। हम सेल्फ चलाते हैं, हॉर्न चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ये सब चीज़ें बैटरी का करंट जो है वो कंज्यूम करती है, खर्चा करती है। इंजन चालू करने के बाद ये अल्टरनेटर करंट पैदा करता है, और जितना करंट हमने बैटरी से वापरा हुआ है उतना वापस उस बैटरी में भरना चालू कर देता है, जिससे बैटरी के करंट की लेवल जो है ये हमेशा जैसे के वैसे रहती है। चाबी लगाने पे बैटरी का जो लाइट है ये जलना ज़रूरी है, इंजन चालू होने पे ये बैटरी का लाइट बुझना ज़रूरी है। अगर इंजन चालू होने के बाद में भी ये जलने लगे तो हमें इसे धोखे का इशारा समझना चाहिए। कई बार होता है, खास करके हम जब सफ़र के लिए चलते हैं तो हमेशा अपने पास में फैन बेल्ट जो है, इसके ये जो चलता है ये फैन बेल्ट पे चलता है, रबर का बेल्ट रहता है, वो हमारे पास में स्पेयर होना ज़रूरी है। आप गाड़ी चला रहे हो और चलते चलते अगर ये बैटरी का लाइट जलने लगा तो आपका काम बनता है तुरंत आपने स्टीयरिंग से उतर के देखना है कि फैन बेल्ट बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे पहला कारण है इसको प्रॉब्लम आने का। फैन बेल्ट अगर नहीं है, टूट गया है, तो हमेशा अपने पास में स्पेयर फैन बेल्ट होना ज़रूरी है, और गाड़ी के मॉडल के और कंपनी के हिसाब से फैन बेल्ट मिलते हैं। फैन बेल्ट की कोई गारंटी नहीं, रबर की चीज़ है, चलेगा तो 3-3 साल चलेगा, नहीं तो 1 घंटे में भी टूट जाएगा। और उसको बदलना एकदम आसान रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत काम गाड़ी का जानता है वो इसको बदल सके। अगर आपके पास में फैन बेल्ट है तो ठीक, अगर आपको बदलना आता है तो ठीक। अगर आपको फैन बेल्ट बदलना नहीं आता है या आपके पास में फैन बेल्ट नहीं है तो जहाँ के वहाँ गाड़ी खड़ी कीजिए, किसी जानकार को बुलाइए, उसके हाथ से फैन बेल्ट बदलिए और उसके बाद में अगला सफ़र चालू कीजिए। आपने वैसे ही गाड़ी चलाने की कोशिश की तो फैन बेल्ट टूटने के कारण अल्टरनेटर बंद हो गया, चार्जिंग तो बंद हो गया, मगर साथ साथ क्या हो गया, वाटर पंप बंद हो गया। ये वाटर पंप का काम क्या है? वाटर पंप जो है ये रेडिएटर से ठंडा पानी इंजन में लाता है। आपकी गाड़ी चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, डीजल या पेट्रोल जलने की जो गर्मावट है ये ठंडा पानी सोख लेता है। गर्म पानी यहाँ से ऊपर आएगा, पंखे की ठंडी हवा लगेगी, फिर से ठंडा पानी नीचे जाएगा। ये लगातार कूलिंग सिस्टम चालू रहती है। अगर फैन बेल्ट टूट गया तो ये कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगी, और आपने अगर इस बैटरी के लाइट पे ध्यान नहीं दिया
तो इंजन इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि गर्म होके इंजन क्रैक हो जाएगा और आपको भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इस बैटरी वाले लाइट पे हमारा ध्यान रहना ज़रूरी है। दूसरा जो लाइट है वो है ऑयल का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑयल स्टिक बताई थी, उसमें ऑयल के लेवल जो है वो चेंबर में ऑयल के लेवल कितनी, इसकी जानकारी हमने देखी थी। हम जो ऑयल डालते हैं वो नीचे काले रंग की टाकी रहती है जिसे कहा जाता है ऑयल चेंबर। इस ऑयल चेंबर में ऑयल जमा हो जाता है। उस ऑयल में एक पंप डूबा हुआ रहता है। जैसा हम इंजन चालू करते हैं वैसा वो पंप जो है वो हरकत में आ जाता है और सब घिसने वाले पुर्जों को ऑयल पहुंचाना चालू कर देता है। हमने सुबह देखा ऑयल लेवल बराबर थी। जब हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो हमने देखा है कि कई बार डाइवर्शंस आते हैं। रास्ता इतना ख़राब रहता है कई जगह पे कि खेत कौन सा रास्ता कौन सा है पता ही नहीं चलता। गाड़ी का सबसे निचला हिस्सा जो है वो आता है ऑयल चेंबर। अगर इस ऑयल चेंबर को कोई पत्थर लग जाए और वहाँ से ऑयल बह जाए तो हम स्टीयरिंग पे बैठे हमें पता ही नहीं चलेगा। और आजकल तो कांच बंद रहते, एयर कंडीशन गाड़ी आती है तो बाहर का आवाज़ तक अंदर नहीं आता। कैसा पता चलेगा? ऑयल का लाइट जलने लगेगा और आपको पता चलेगा कुछ न कुछ खराबी गाड़ी के अंदर है। आपका काम बनता है स्टीयरिंग से उतरना है नीचे, पहले ऑयल स्टिक से देख लीजिए ऑयल लेवल है कि नहीं। अगर ऑयल बह गया है तो किसी भी तरह से लीकेज बंद कीजिए, ऑयल डालिए, बाद में अगला सफ़र कीजिए। क्योंकि बगैर ऑयल के अगर गाड़ी चल गई तो सब घिसने वाले पुर्जे खराब हो जाएंगे और भारी नुकसान आपको सहन करना पड़ सकेगा। ऐसा मौका चालक के ज़िंदगी में कई बार आता है। एक देसी तरीका है इससे निपटने के लिए। आपको साबुन कहीं भी खेड़े पाड़े में मिल जाएगा। साबुन की कूट के पेस्ट बना लीजिए और जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे थोड़ा सा साबुन लगा दीजिए, तो कम से कम शहर तक, गांव तक, वर्कशॉप तक आप जा सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जहाँ के वहाँ गाड़ी खड़ी कीजिए, किसी जानकार को बुलाइए, बाद में आगे बढ़िए। क्योंकि बगैर ऑयल के अगर गाड़ी चल गई तो सब घिसने वाले पुर्जे खराब हो जाएंगे और आपको भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल है फिर भी लाइट जल रहा है। घर में कुआं है, कुएं में पंप लगा है, बटन चालू करो तो गुर्र करके आवाज आता है मगर पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? पंप के खराबी के कारण। तो जैसा वो पंप खराब होता है वैसे ये भी पंप खराब हो सकता है। अब आपके बस की बात नहीं है, किसी जानकार को बुलाइए और उसके सलाह अनुसार आगे बढ़िए। मतलब ये है कि चाबी लगाने पे दोनों लाइट जलना ज़रूरी है, एक बैटरी का और दूसरा ऑयल का। नए से नए और पुरानी से पुरानी कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी में दो लाल लाइट तो रहना ही है। और इंजन चालू होने के बाद दोनों लाल लाइट बुझना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी लाइट चालू रहता है तो पहले उसका कारण ढूंढिए, उसका इलाज कीजिए, उसके बाद में ही गाड़ी आगे बढ़ाइए। वैसे ही गाड़ी चलाना मतलब भारी नुकसान हो सकता है। मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं कि बाकी लाइट कोई काम के नहीं, सभी लाइट काम के हैं, कोई ना कोई धोखे की जानकारी देते हैं। अगर दरवाज़ा खुला रह जाए तो लाइट जलता है, डीजल या पेट्रोल कम हो जाए तो लाइट जलता है, हैंड ब्रेक अगर आपने गलती से नहीं छोड़ा, भूल गए छोड़ने के लिए, तो उसका लाइट जलता है, ब्रेक ऑयल की लेवल अगर कम हो गई तो उसका लाइट जलता है। अपने यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड में कौन सा लाइट कौन सा काम करता है इसकी जानकारी दी है। तो वो बोर्ड का आपके पास में मोबाइल में फ़ोटो निकाल लीजिए, यानी हमेशा आपके लिए काम में रहेगा। ये जो बोर्ड है इसमें सभी जो भी नई नई गाड़ियाँ आने लगे हैं उसमें कौन से लाइट्स या कौन से चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं इसकी जानकारी है। और नंबर के हिसाब से नीचे लिखा हुआ है कि उसका मतलब क्या है, उसका कारण क्या है। तो इसका ज़रूर आप अभ्यास कर लीजिए अपने मोबाइल में, इसका फ़ोटो ज़रूर रखिए। तो आप जब गाड़ी आपके पास में अगर गाड़ी है या जब भी आप गाड़ी खरीदोगे तो ये आपके काम की चीज़ रहेगी। तो ये हो गया इंजन का सामने वाला हिस्सा। अभी हम देखते हैं पीछे वाला हिस्सा जिसमें आता है क्लच। क्लच का काम है इंजन का चक्के से संबंध जोड़ना या तोड़ना।
जैसे कि इंजन चल रहा है, चक्के खड़े हैं, हमने क्लच दबा के रखा हुआ है। जैसा हम क्लच छोड़ते हैं वैसे इंजन चक्कों को पकड़ लेता है और चक्कों को घुमाता है। बस यही एक्शन है क्लच की। इस प्रकार की क्लच प्लेट रहती है जिसके दोनों तरफ फाइबर की प्लेटें हैं। इसके दोनों तरफ फाइबर की प्लेटें हैं। एक तरफ फ्लाईव्हील है तो एक तरफ प्रेशर प्लेट है। हमने क्लच दबा के रखा हुआ है तो क्लच प्लेट फ्री है। जैसा हम क्लच छोड़ते हैं वैसे प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को पकड़ लेती है। आप लोग रोज ट्रेनिंग करते हो, आपके कार्ड में आपने देखा होगा बाइटिंग पॉइंट का जिक्र है। बाइट का मतलब क्या होता है? पकड़ना या काटना। कुत्ता काटता तो अपन क्या कहते हैं? डॉग बाइट। तो जहां पे प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को पकड़ती है उसे कहा जाता है क्लच का बाइटिंग पॉइंट। दो प्रकार के क्लच आते हैं। एक आता है ड्राई क्लच, मैक्सिमम सभी फोर व्हीलर में ड्राई क्लच आता है, और दूसरा आता है ऑयल बाथ क्लच। आजकल ऑटो ट्रांसमिशन कार का ज़माना है। बहुत सारी ऑटो ट्रांसमिशन कार में क्लच केस में ऑयल डाला जाता है। खैर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैनुअल में दिया हुआ है ऑयल डालिए तो हम क्लच केस में ऑयल डालेंगे, अगर मैनुअल में नहीं दिया है तो हम ऑयल नहीं डालेंगे। ऑटो ट्रांसमिशन कार मतलब बिना क्लच और बिना गियर वाली गाड़ी। यूरोप में 95% गाड़ी ऑटो ट्रांसमिशन है। अभी अपने भी देश में काफ़ी चलन ऑटो ट्रांसमिशन कार का आने लगा है। ऐसी ही ऑटो ट्रांसमिशन कार अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। हर शुक्रवार को ट्रेनिंग के लिए गाड़ी निकलती है। अगर आपको एक आध दो पीरियड जानकारी के तौर पे उस पर करना है तो आप उस पर पीरियड कर सकते हो। आपको पहले गुरुवार को यहाँ पे नाम दर्ज करना ऑटो ट्रांसमिशन कार के लिए ज़रूरी है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। आपके जो 18 पीरियड है या 30 पीरियड है उसी में वो पीरियड्स आपको मिलेगा। तो ये हो गया क्लच। क्लच के बाद में आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कुछ दांते लगे हैं इंजन के और कुछ दांते लगे हैं चक्के के। इसमें कुछ दांते लगे हैं इंजन के और कुछ दांते लगे हैं चक्के के। न्यूट्रल में है तो दोनों दांते अलग अलग है। हम पहला गियर मिलाते हैं, दूसरा गियर मिलाते हैं, तीसरा गियर मिलाते हैं, मतलब क्या करते? दांते एक में एक में फंसा लेते। न्यूट्रल में है तो दोनों अलग अलग है। तो इंजन का चक्के से संबंध कितने जगह से जोड़ा और तोड़ा जाता है? 2 जगह से। एक तो क्लच से और दूसरा गियर बॉक्स से। 2 जगह से इंजन का चक्के से संबंध जोड़ा या तोड़ा जाएगा। हम पहला गियर लगाते, दूसरा गियर लगाते तो गियर के जरिए क्या होता है? गियर के जरिए तो गाड़ी में ताकत और रफ्तार, ये 2 चीज़ें कम ज़्यादा होती। जैसे कि पहले गियर में ताकत सबसे ज़्यादा है तो रफ्तार सबसे कम है 10 तक, 0 से 10 तक। दूसरा गियर 10 से 20, रफ्तार बढ़ेगी, ताकत घटेगी। तीसरा गियर 20 से 30, रफ्तार और बढ़ेगी, ताकत और घटेगी। चौथा गियर रफ्तार वाला गियर है और ताकत सबसे कम है, मतलब रफ्तार और ताकत इसका उल्टा संबंध है, और ये दोनों का ध्यान रखते हुए हम गियर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आता है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल को जोड़ने वाला जो दुआ है उसे कहा जाता है प्रोपेलर शैफ्ट। प्रोपेलर शैफ्ट, जिसकी तुलना हम साइकिल के चेन से कर सकते हैं। जिस प्रकार साइकिल की चेन सामने से क्रैंक से लेके तो पीछे फ्रीव्हील तक जुड़ी रहती है, वैसा ये गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को जुड़ा रहता है। इसे कहा जाता है प्रोपेलर शैफ्ट। उसके बाद डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में लगे हैं एक्सल, एक्सल में लगे हैं चक्के। इस प्रकार गाड़ी आगे बढ़ती है। मैंने जितना आपको बताया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ड्राइव रहता है, वो ड्राइव करने वाले व्हील कौन से होते हैं? फ्रंट होते हैं या एक- बैक होते हैं कार में?
अलग अलग है, दोनों गाड़ियाँ आती है, रियर व्हील ड्राइव भी आती है और फ्रंट व्हील ड्राइव भी आती है। जैसा कि पुरानी फिएट एम्बेसडर ये गाड़ियाँ थी, या अभी की नैनो जो है ये रियर व्हील ड्राइव है, और अभी जो नई गाड़ी आई है फ्रंट व्हील ड्राइव है, जिसमें से सामने के चक्के देते मोशन देते हैं। इसमें से तवेरा है, सुमो है, ये जो गाड़ियाँ एसयूवी है, ये हेवी गाड़ियाँ, ये जनरली रियर व्हील ड्राइव रहती है। जनरली रहती ही ऐसा कहना नहीं, दोनों भी आते हैं, रियर व्हील ड्राइव भी आते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव भी आते हैं। तो सर कुछ ऐसा ड्राइविंग के लिए कुछ सेपरेट सावधानी लेना रहता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है, इसके लिए कुछ अलग होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें खास करके बारिश में जब गाड़ी रास्ते से नीचे उतारने का मौका आता है, तो ऐसे समय जो ड्राइविंग व्हील्स है वो कभी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, तो गाड़ी फंसेगी नहीं। ये सावधानी हमने लेना है। जैसा कि छोटा रास्ता रहता है, कई बार क्रॉसिंग में आ जाए या समझो अपने को गाड़ी वापस घुमाना रहे, तो हम गाड़ी वापस करके घुमाते हैं। तो ऐसे समय एक ध्यान रहना चाहिए कि जो ड्राइविंग व्हील्स है, चाहे सामने के हो चाहे पीछे के हो, तो वो कभी कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए, वो हमेशा हार्ड पोर्शन में रहना चाहिए, मतलब रास्ते पे रहना चाहिए। और कुछ एनी क्वेश्चन्स, एनी क्युरीज, काही विचारायचं आहे कोणाला? अच्छा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। साइकिल रिक्शा आप जानते हो, कितने चक्के रहते हैं साइकिल रिक्शा में? 3, सामने 1 और पीछे 2। हमें दिखने के लिए ऐसा दिखता है कि पीछे के 2 चक्कों को हम पैडल के जरिए ताकत देते हैं, मगर असलियत में साइकिल रिक्शा में एक ही चक्के को ताकत मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब सीधा चलते हैं तो दोनों चक्के एक साथ चलते हैं। हम जब दाहिने या बाएं टर्न लेते हैं तो जिधर टर्न लेते हैं उधर का चक्का ज़्यादा कम घूमता है, उसके उल्टे साइड का चक्का हमेशा ज़्यादा घूमता है। अब ये अगर फिक्स एक्सल रहा तो कहीं ना कहीं ट्विस्टिंग आ जाएगा, टायर में आएगा, स्पोक में आएगा, एक्सल में आएगा। तो ये ट्विस्टिंग हटाने के लिए एक चक्का एक्सल से फ्री रहता है और दूसरा चक्का एक्सल से फिक्स रहता है, जिसमें चेन डाल के हम पैडल के जरिए ताकत देते हैं। डिफरेंशियल का काम है दोनों चक्के के रेवुलेशन मेंटेन करना। आपके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि अकेला डिफरेंशियल जो है वो ऑटोमोबाइल में 6 महीने का कोर्स है, सिर्फ ये डिफरेंशियल। आपके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है कि डिफरेंशियल का काम क्या बनता है, दोनों चक्के के रेवुलेशन मेंटेन करना। साइकिल जानते हो आप, साइकिल में कितने चक्के हैं? 2, एक सामने एक पीछे। अभी जो आ रहा, अभी जो उन्होंने सवाल पूछा उससे संबंधित आ रहा है। सामने का चक्का हमेशा रोलिंग करता है और पीछे का चक्का जो है वो ताकत देता है। भारतीय बनावट में करीबन सभी गाड़ियों में पीछे के चक्के ताकत देते हैं, सामने के चक्के रोलिंग करते हैं। अभी जो नई गाड़ी आई है मारुति से लेके, तो मारुति है, स्टीम है, उसके बाद में इंडिका है, इंडिगो है, स्विफ्ट है, इन सभी गाड़ियों में सामने के चक्के ताकत देते हैं तो पीछे के चक्के रोलिंग करते हैं। मतलब एक बात हो गई कि कोई भी 2 चक्के रोलिंग करेंगे और कोई भी 2 चक्के ताकत देंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि दाहिने के चक्के ताकत दे रहे बाएं के रोलिंग कर रहे, या बाएं के ताकत दे रहे दाहिने के रोलिंग कर रहे। या तो सामने के ताकत देंगे या तो पीछे के ताकत देंगे। मिलिट्री डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जीपें ज़्यादा रहती है, क्योंकि जीप नदी नाले में फंसती नहीं, कार फंस जाती। क्या खास बात है इसमें? जीप में ऐसी अरेंजमेंट रहती है कि ज़रूरत पड़ने पर चारों चक्कों को आप इंजन की ताकत दे सकते हो। ऐसे गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव गाड़ी कहा जाता है। सिर्फ जीपे ही नहीं, मारुति की जिप्सी जो है वो 4 व्हील ड्राइव है। हुंडई की टक्सन टरक्कन ये जो गाड़ियाँ है ये 4 व्हील ड्राइव है। टाटा में भी सुमो या सफारी 4 व्हील ड्राइव आती है आपके डिमांड पे।
मतलब जिन लोगों को कच्चे में काम ज़्यादा रहता है ऐसे लोग अपने पास में 4 व्हील ड्राइव गाड़ी रखना पसंद करते हैं। जैसा इरिगेशन डिपार्टमेंट के ट्रक टिपर्स जो रहते हैं वो भी 4 व्हील ड्राइव रहते हैं। तो जिनको कच्चे में काम ज़्यादा रहता है ऐसे लोग अपने पास 4 व्हील ड्राइव गाड़ी रखना पसंद करते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी गाड़ी अगर आपके सामने आ जाए तो आपने पहचानना चाहिए कि डीजल है या पेट्रोल है। अगर नोजल है तो कौन सी हो गई? डीजल, और प्लग है तो कौन सी हो गई? पेट्रोल। उसी प्रकार कोई भी गाड़ी अगर आपके सामने आ जाए तो आपने तुरंत पहचानना चाहिए कि ये 2 व्हील है, 4 व्हील है, या फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है। जैसे कि सुमो 460 ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, इसके नीचे अगर आप झुक के देखते हो तो इसमें पीछे डिफरेंशियल दिया हुआ है, सामने बीम दिया हुआ है। मतलब ये गाड़ियाँ कौन सी है? ये रियर 2 व्हील ड्राइव है, मगर 2 व्हील ड्राइव में कौन सा प्रकार हो गया? रियर व्हील ड्राइव। इंडिका, इंडिगो, स्विफ्ट, ये गाड़ियों के नीचे अगर आप झुक के देखते हैं तो इसमें सामने डिफरेंशियल दिया हुआ है और पीछे बीम दिया हुआ है। मतलब ये गाड़ी कौन सी हो गई? 2 व्हील ड्राइव। मगर 2 व्हील ड्राइव में कौन सा प्रकार हो गया? फ्रंट व्हील ड्राइव। अपने यहाँ काले रंग की एक टरेकन करके कार है या जीप है, सफ़ेद वाली जीप। ये दोनों ही गाड़ियों के नीचे अगर आप झुक के देखते हो तो इसको आगे और पीछे दोनों तरफ डिफरेंशियल लगा हुआ है। मतलब ये गाड़ियाँ कौन सी हो गई? 4 व्हील ड्राइव। इसके बाद में आता है स्टीयरिंग, इसको कहा जाता है स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद में आता है स्टीयरिंग, इसको कहा जाता है स्टीयरिंग व्हील। ये जो है ये स्टीयरिंग रॉड, और इसको कहा जाता है स्टीयरिंग बॉक्स। कुछ कंपनी इस स्टीयरिंग बॉक्स में लुब्रिकेंट करके ग्रीस डालने के लिए कहती है तो कुछ ऑयल डालने के लिए कहती है। अब देखिए, एक ही कंपनी के 2 मॉडल है। मारुति कार में स्टीयरिंग बॉक्स में ग्रीस डालने के लिए कहा है, तो मारुति वैन में स्टीयरिंग बॉक्स में ऑयल डालने के लिए कहा है। जो भी आपके मैनुअल में दिया होगा वो लुब्रिकेंट आप इसमें मेंटेन करोगे। आजकल पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ आती है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी मतलब क्या? पावर स्टीयरिंग का काम है चालक को लगने वाली ताकत कम करना। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा ट्रक वाले बहुत ताकत से स्टीयरिंग घुमाते थे। अभी ट्रक या बस का स्टीयरिंग एक उंगली से घूमता है। तो पावर स्टीयरिंग का काम है चालक को लगने वाली ताकत कम करना। 2 प्रकार के पावर स्टीयरिंग आते हैं, एक आता है हाइड्रोलिक और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक। जिन गाड़ियों में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है उन गाड़ियों में और एक बॉनेट के अंदर कैन आता है जिसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल करके लिखा हुआ है, तो वो ऑयल हमें मेंटेन करना पड़ता है। जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, जैसे वैगन आर है, वर्सा है, इन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो उसमें अल्टरनेटर जो करंट पैदा कर, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग गाड़ियों में अल्टरनेटर जो करंट पैदा करता है उसके भरोसे पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग चलता है। जैसे वर्सा या वैगन आर, ये जो गाड़ियाँ है ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। उसके बाद में आता है, इसको कहा जाता है पुल पुश रॉड, और ये जो है इसको कहा जाता है टाई रॉड। इसको कहा जाता है टाई रॉड। टाई का मतलब क्या होता है? बांध के रखना। तो दोनों चक्कों को बांध के रखने वाला रॉड मतलब टाई रॉड। ये जो आखिरी वाले एंड्स है, जैसा 1, 2, 3, 4, ये जो आखिरी वाले एंड्स है इसे कहा जाता है टाई रॉड एंड्स। इसमें छर्रा रहता है। हम कई बार देखते हैं कि रास्ते पे चलते चलते गाड़ी थर थर कांपने लगती है, जिसे वॉबलिंग कहा जाता है। गाड़ी अगर वॉबल करने लगे तो तुरंत किसी अच्छे मैकेनिक की तरफ जाके स्टीयरिंग सिस्टम बताना है, क्योंकि ये छर्रा अगर ढीला हो गया तो वॉबल करना चालू कर देगा, और आपने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये छर्रा इतना ढीला हो जाएगा कि इसमें से छर्रा अलग निकल जाएगा। ये अगर छर्रा अलग निकल गया तो एक चक्का भागेगा बाएं, एक चक्का भागेगा दाहिने, और आप, क्योंकि स्टीयरिंग के कारण जो दुर्घटना होती है उसमें शायद ही चालक बच पाता है,
हाथ पैर टूटना तो पक्की बात है। हम पेपर में पढ़ते हैं सीधे रास्ते पे जाके गाड़ी पेड़ से टकराई। मेरा ऐसा सोचना है कि 3% एक्सीडेंट भी मैकेनिकल फेल्योर के कारण नहीं होते, 97% एक्सीडेंट हमारे लापरवाही के कारण होते हैं। एक तो ड्राइविंग के या तो मेंटेनेंस के, क्योंकि लूज मेंटेनेंस के कारण भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप सही तरीके से गाड़ी मेंटेन करो तो एक वफादार दोस्त की तरह आपको गाड़ी साथ देती है। कोई भी मैकेनिकल डिफेक्ट अचानक डेवलप नहीं होता, पहले वो आपको बताता है। ड्राइवर वो नहीं होता जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर वो होना चाहिए जो गाड़ी से बातचीत करना जानता है। गाड़ी आपसे बातचीत करना चाहती है, बहरहाल आप में क्षमता हो उसकी बातचीत सुनने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 पाउंड हवा भरी जाती है। जो टायर में 30 पाउंड हवा भरते हैं वो 300 पाउंड हवा पे कंपनी में चेक किया जाता है, मगर इसका पूरा जो डिज़ाइन है वो घस गया। उसके बाद में उसके अंदर के धागे दिखने लगे, फिर भी हम गाड़ी चला रहे हैं, और बाद में टायर फूटने के कारण अगर दुर्घटना हो गई तो दोष किसका? हम टायर को दे देंगे। कई लोग कहते हैं क्या चलते गाड़ी में टायर फूट गया, दुर्घटना हो गई बोली, तो ये दोष किसका है? टायर का है या हमारा है? हमने मेंटेनेंस ठीक रखना चाहिए। तो कोई भी डिफेक्ट जो है वो अचानक डेवलप नहीं होता, पहले आपको उसकी जानकारी मिलती है, और उसके बाद में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, तो फिर वो अपना काम बता देगा और उसकी कॉस्ट आपको भरना पड़ेगा, या तो मेडिकल में या तो पैसे से। तो ये हो गया स्टीयरिंग। स्टीयरिंग के बाद में आता है ब्रेक। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार के ब्रेक्स आते हैं, एक मैकेनिकल ब्रेक, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक और तीसरा एयर ब्रेक्स। स्कूटर मोटरसाइकिल के जो ब्रेक्स है ये मैकेनिकल ब्रेक है, या तो वायर से या तो डंडी से खींचे जाते हैं, मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है मैकेनिकल ब्रेक्स। सभी 4 व्हीलर गाड़ियों के जो ब्रेक है वो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं, जो ऑयल के प्रेशर पर काम करते हैं। मास्टर सिलेंडर में ऑयल भरा रहता है, जैसा हम ब्रेक दबाते हैं वैसा ऑयल आता है व्हील सिलेंडर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइनर दिए गए हैं, सभी तरफ से आप देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो, यहाँ पे लाइनर से जैसा व्हील सिलेंडर में ऑयल आता है वैसा ये लाइनर्स जो है ये फैल जाते हैं, और ये लाइनर फैल गए तो ये चक्का पकड़ लेते हैं। इस प्रकार गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं। 4 व्हीलर के मुकाबले 2 व्हीलर के ब्रेक्स कमज़ोर रहते हैं। 4 व्हीलर में आप एक पैडल दबाओगे तो चारों चक्के एक साथ रुक जाते हैं। 2 व्हीलर में आप एक पैडल दबाते हो तो एक ही चक्का रुकता है। इसलिए अचानक ब्रेक दबाने की हमारी आदत नहीं रहना चाहिए, मतलब हमारा रैश ड्राइविंग नहीं रहना चाहिए। आपने अगर अचानक ब्रेक दबा दिया, आपके पीछे कोई 2 व्हीलर वाला चल रहा है तो आपके गाड़ी पे आके पटकना ही है। इसलिए हमेशा सेफ ड्राइविंग कीजिए, स्मूथ ड्राइविंग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि सामने कोई आया तो मार डालो साले को। सर ने थ्योरी में बताया, बोले अचानक ब्रेक नहीं दबाने का। सामने कोई आया तो उसको तो बचाना ही पड़ेगा। और जानकारी के तौर पे बता दूं कि पीछे से पटकने के कारण 1 नहीं 10 लोग भी अगर मर गए तो सामने के चालक पे केस नहीं लगती, क्योंकि ये पीछे वाले की जिम्मेदारी है कि उसने सेफ डिस्टेंस रख के अपना वाहन चलाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ड्राइविंग रैश होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी किसी के पीछे रहेंगे, अगर उसने अचानक ब्रेक दबा दिया तो चैरिटी बिगिंस होम। हमारा ड्राइविंग रैश नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको 3 ब्रेक्स की जानकारी दी थी, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और एयर ब्रेक्स। बड़े गाड़ी का ब्रेक दबाने के लिए अपनी ताकत कमज़ोर पड़ती है, इसलिए पैडल और मास्टर सिलेंडर इसके बीच में एक एयर बूस्टर लगाया जाता है। जैसा आप ब्रेक दबाते हो वैसे हवा के ताकत से डंडा अंदर ढकेला जाता है और गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं, तो उसे कहा जाता है एयर बूस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक्स।
भारतीय बनावट में सिर्फ एक ही गाड़ी ऐसी है जिसमें प्योर एयर ब्रेक्स है, वो है अशोक लेलैंड, जिसमें कहीं भी हायड्रोलिक ऑयल का काम नहीं। एनी क्वेश्चन्स, एनी क्युरीज, काही विचारायचं आहे कोणाला? परत इकडे येऊन जा. जसं सांगितलं जातं की रिव्हर्स गिअरमध्ये सगळ्यात जास्त ताकद असते. हां, रिव्हर्स गिअरमध्ये सगळ्यात जास्त ताकद हो, असते. रिडक्शन जास्त असतं. हो. तर ते कशी काय असते? त्याच्यामध्ये असं आहे की गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स जो है वो ताकत कम ज़्यादा करता है, मतलब इंजन से डिफरेंशियल में जाने वाली जो रेवुलेशंस है वो रेवुलेशंस कम ज़्यादा करता है. जैसा चौथा गियर है तो चौथा गियर में जितनी रेवुलेशन आप क्रैंक की है उतनी ही रेवुलेशन प्रोपेलर शाफ्ट की रहेगी. तीसरा गियर अगर है तो एक अंदाजन तौर पे बताता हूँ कि ये अगर 3 बार घूमेगा तो ये 2 बार घूमेगा. दूसरे गियर में ये 4 बार घूमेगा तो ये 2 बार घूमेगा. और पहले गियर में ये 5 या 6 बार घूमेगा तो ये 2 बार घूमेगा. मतलब इसके जो आरपीएम है ये इस पर कम किए जाते हैं और नेचुरली आरपीएम कम हो गए तो ताकत बढ़ जाती है. उसी प्रकार रिवर्स गियर में जो है वो पहले गियर से भी इसके आरपीएम कम रहते हैं. उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, गन्ने का रस निकालने का मशीन सभी ने देखा है आपने. मोटर कितने स्पीड से घूमती है गन्ने के रस की, और उस पर एक बड़ा वाला व्हील दिया रहता है, उसको छोटी सी पुली रहती है. वो बड़ा व्हील और छोटी पुली क्यों है? क्योंकि वो जो जहाँ से हम गन्ना डालते हैं उसके रेवुलेशन कम करने के लिए वो एक बड़ा व्हील और छोटा व्हील किया गया है. तो जिस प्रकार उसमें उस तरीके से ताकत कम ज़्यादा की जाती है वैसे ही गियर बॉक्स से ताकत कम ज़्यादा की जाती है. और रिवर्स गियर के आरपीएम जो है ये पहले गियर से भी कम आते हैं, इसलिए पहले के रिवर्स गियर में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है. और कुछ चल रही है यानी लास्ट गियर हाँ. और फॉरवर्ड मोशन में चल रही है और उस टाइम पे रिवर्स गियर डालते हैं तो प्रोटेक्शन रहता है क्या कुछ? गियर बॉक्स टूट जाता है, जो जाएगा ही नहीं. आपके सब पास एक गाड़ी है उसमें नॉच लगा हुआ है कि रिवर्स गियर में डालने के लिए नॉच खींचना पड़ता हाँ, है. इसीलिए वो ऐसा दिया है कि आसानी से नहीं जाना चाहिए. तो जैसे कि i10 है, i10 में ये दिया हुआ है. बाकी सब गाड़ियों में सिर्फ अपने यहाँ i10 है उसमें ये दिया है. तो उसका कारण ये है कि फॉरवर्ड जब गाड़ी चल रही है तो अचानक नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको लॉक दिया है. और उसके आगे गाड़ी में ऐसे ही लॉक्स आने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी अगर सामने चल रही है आपने रिवर्स गियर डाल दिया तो उसमें गियर बॉक्स टूट सकता है, क्योंकि पूरी आरपीएम ही रहता है सर. हाँ? प्रोटेक्शन नहीं रहता है कि गाड़ी फॉरवर्ड गियर में जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है और रिवर्स नहीं जाएगा. वही बताया ना, i10 में आ गया ना प्रोटेक्शन धीरे धीरे. कल एक गाड़ी आपका जो नाइट ड्राइविंग के लिए गया था हाँ. स्कॉर्पियो, हाँ. उसमें जब स्पीड लो होता है तब वो पहले गियर में हाँ. चल रही है तो पहले गियर में जाती ही नहीं है वो गाड़ी. हाँ, तो बराबर है तो ना. ऐसा अगर गाड़ी फॉरवर्ड मोशन में है तो रिवर्स गियर में नहीं जाता, ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं रहता है? जाता नहीं, प्रोटेक्शन उसमें सिंक्रोनाइजर्स नहीं रहते. उसमें जो सिंक्रोनाइजर्स आते हैं, सिंक्रोनाइजर मतलब क्या है कि दो एक में जब बनाए जाते हैं तो उसमें पीतल की ये आती है, सिंक्रोनाइजर करके कहा जाता है. तो वो आरपीएम मैच करके गियर को घसने नहीं देता. तो पहले गियर को सिंक्रोनाइज नहीं रहते, जाता नहीं, मगर फिर भी आपने बहुत ताकत से अगर ढकेले दिया उसको रिवर्स में तो ऐसे समय गियर बॉक्स टूट जाता है. या आपने सवाल पूछा है तो एक जानकारी आपको और दे दूं. अपने किताब में दिया हुआ है कि ऑटो ट्रांसमिशन कार कभी भी धक्का मार के चालू नहीं करना चाहिए. ऑटो ट्रांसमिशन कार अगर धक्का मार के चालू करने की कोशिश किया तो उसका गियर बॉक्स के लिटरली 4 टुकड़े हो जाते हैं. अपने किताब में ये दिया हुआ है, एक पन्ना ही दिया है खास करके ऑटो ट्रांसमिशन कार का. तो ध्यान में रखिए, कंपनी वाले बताते नहीं बताते, बताते ही नहीं, उनको भी जानकारी की मालूम नहीं, मगर ऑटो ट्रांसमिशन कार कभी भी धक्का मार के गाड़ी चालू नहीं करना चाहिए, वो सेल्फ से ही चालू होगी. और कुछ? एनी क्वेश्चन्स, एनी क्युरीज, काही विचारायचं आहे कोणाला? थँक्यू, धन्यवाद. नहीं चालू करना नहीं है चालू करना. तो अपने को कैसे समझेगा ये गाड़ी को धक्का मार के नहीं चालू करना है? जो भी ऑटो ट्रांसमिशन कार है वो धक्का मार के गाड़ी चालू नहीं करना.
अब आप जब गाड़ी लोगे तो उसमें ऑटो अच्छा। ट्रांसमिशन है या क्या है ये तो वो आपको आपको मालूम पता रहेगा ना। चला। हाँ, अच्छा अच्छा। ऑटो हाँ स्टार्ट। हमारी शुरुआत हुई थी रेडिएटर से। ये है रेडिएटर का ढक्कन। पुराने गाड़ियों में ढक्कन आया, अभी नए गाड़ियों में ढक्कन ही नहीं है। और ये है कूलेंट का रिजर्वायर। इसमें देखिए मैक्सिमम मिनिमम के लेवल दिया है, इस लेवल तक ही कूलेंट भरना है। कभी भी कूलेंट गले तक नहीं भरना है, क्योंकि गले तक अगर कूलेंट भर दिया तो गर्म होकर कूलेंट बाहर आएगा और बॉडी सड़ाना चालू कर देगा। दूसरा, मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल। ये है मास्टर सिलेंडर और ये है ब्रेक ऑयल का कैन। इसमें देखिए यहाँ तक के पूरा भरा हुआ दिख रहा है, ये काला दिख रहा है, मतलब उसके लेवल तक के भरा हुआ है। ये हमेशा गले तक भरा हुआ रहना ज़रूरी है। मैंने आपसे एयर बूस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक की बात किया था। ये है एयर बूस्टर और ये है एयर का पाइप। जैसा हम ब्रेक दबाते हैं वैसे हवा के ताकत से डंडा अंदर ढकेला जाता है और गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं। कुछ गाड़ियों के क्लच भी हाइड्रोलिक रहते हैं, तो जिन गाड़ियों के क्लच हाइड्रोलिक है उसमें और एक कैन रहता है। मगर मार्केट में कहीं भी आपको क्लच ऑयल करके कोई ऑयल नहीं मिलेगा। जो ब्रेक ऑयल आप इसमें डालते हो वही ब्रेक ऑयल आपको इसमें डालना है। उसके बाद में पावर स्टीयरिंग ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये है पावर स्टीयरिंग ऑयल का कैन। और जब भी आपको जो ऑयल गेज लाके बताया था, तो ये है वो ऑयल गेज जो जब भी आपको फेरी के समय वहाँ पे लाके बताया था। नमस्कार। आपके ट्रेनिंग के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। धन्यवाद।